10 जनवरी 1966 सोवियत संघ के शहर ताशकंद में एक बहुत ही अहम शांति समझौते पर दस्तखत होते हैं। एक ऐसे युद्ध का अंत होता है जिसने भारत और पाकिस्तान दोनों को बुरी तरह थका दिया था। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा कूटनीतिक क्षण था वो। हाँ, दुनिया भर में इस जीत पर तालियां बजती हैं, लेकिन महज 12 घंटे बाद एक ऐसा नेता जो सच में भारत की धड़कन था, विदेशी जमीन पर अचानक और रहस्यमयी हालात में मृत पाया जाता है। और ये कोई साधारण घटना नहीं थी। बिल्कुल नहीं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि एक इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री की इस तरह अचानक मौत के बाद भी उनका कोई पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। देखिए, ये एक ऐसा विरोधाभास है जो आज भी इतिहास के पन्नों पर एक गहरे दाग की तरह मौजूद है। आज के इस गहन चर्चा का आधार कोई सुनी सुनाई बातें या अफवाहें नहीं हैं। हम आज जिन ऐतिहासिक दस्तावेजों, द ताशकंद मिस्ट्री किताब के विस्तृत अंशों और पिछले कई दशकों में सामने आई विभिन्न जांच रिपोर्ट्स का विश्लेषण कर रहे हैं जी। उनका उद्देश्य कोई अदालत लगाना या किसी पर अंतिम फैसला सुनाना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ उन कड़ियों को जोड़ना है, उन दस्तावेजों और चिकित्सीय विसंगतियों यानी जो मेडिकल सबूतों में कमियां हैं उन्हें समझना है, जो आधी सदी बीत जाने के बाद भी एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। बिल्कुल सही कहा। और इस चर्चा में ये समझना सबसे जरूरी है कि हम किसी साधारण राजनेता की बात नहीं कर रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी। हाँ, शास्त्री जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो सत्ता की चकाचौंध से हमेशा दूर रहे। एक बेहद साधारण परिवार से आने वाले शास्त्री जी जो स्वाधीनता संग्राम में जेल गए, अचानक 20वीं सदी के सबसे बड़े और गहरे रहस्यों में से एक का केंद्र कैसे बन गए? यही सोचने वाली बात है। मुझे बहुत अजीब लगता है। ये जानने के लिए हमें सीधे ताशकंद के उस सर्द कमरे में जाने से पहले उस समय की दुनिया और भारत की स्थिति को समझना होगा, क्योंकि मौत की उस रात को बिना उस भारी राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव के नहीं समझा जा सकता। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इसे समझने के लिए हमें उस दौर के भू राजनीतिक परिदृश्य यानी जो उस समय की ग्लोबल पॉलिटिक्स थी उसे देखना होगा, जो कि काफी तनावपूर्ण थी। बहुत ज्यादा तनावपूर्ण। ये वह समय था जब दुनिया दो बड़े गुटों में बटी हुई थी, अमेरिका और सोवियत संघ। शीत युद्ध। हाँ, इसे हम शीत युद्ध का चरम कह सकते हैं। और दूसरी तरफ भारत एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा था। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद देश एक भारी नेतृत्व के संकट का सामना कर रहा था। सही बात है। उसी दौरान शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने और उनके कार्यकाल के महज 1 साल बाद ही 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। और उस युद्ध के समय भारत की आंतरिक स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। सेना के पास संसाधनों की भारी कमी थी। देश एक बड़े खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। हाँ, अनाज की कमी। हाँ, अमेरिका से आयात होने वाले जो लाल गेहूं आते थे उस पर भारत की निर्भरता थी और अमेरिका लगातार कूटनीतिक दबाव बना रहा था। ऐसे संकट के समय में शास्त्री जी ने वो ऐतिहासिक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जो आज भी गूंजता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक खोखला नारा नहीं था। अगर मैं एक एनालॉजी दूं तो ये ऐसा था जैसे कोई कप्तान एक ऐसे जहाज को भयंकर तूफान से निकाल रहा हो जिसके पास ईंधन बहुत कम है, लेकिन क्रू का हौसला सबसे ऊंचा है। बहुत सटीक एनालॉजी है। उन्होंने खुद अपनी तनख्वाहें लेनी बंद कर दी थी और लोगों से हफ्ते में 1 दिन उपवास रखने की अपील की थी। इस बात से हम समझ सकते हैं कि देश के भीतर वो कितने लोकप्रिय हो चुके थे। लेकिन देखिए, सत्ता के गलियारों में विशेषकर कांग्रेस पार्टी के भीतर भारी गुटबाजी चल रही थी। आंतरिक राजनीति। हाँ, एक तरफ वो समूह था जो शास्त्री जी को नियंत्रित करना चाहता था, जिसे अक्सर सिंडिकेट कहा जाता था जी। और दूसरी तरफ नेहरू इंदिरा लॉबी या उनके वफादारों का एक अलग गुट था। जब शास्त्री जी ने स्वतंत्र रूप से बड़े और कड़े फैसले लेने शुरू किए तो देश के भीतर भी कई राजनीतिक समीकरण बदलने लगे थे। तो भारत की स्थिति उस समय शीत युद्ध की बिसात पर एक ऐसे मोहरे जैसी थी जिसे दोनों बड़े खिलाड़ी अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। बिल्कुल, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों। 1965 के युद्ध में जब भारतीय सेना ने लाहौर की तरफ कूच किया तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव एकदम चरम पर पहुंच गया। दोनों महाशक्तियां इस युद्ध को तुरंत रोकना चाहती थीं। और इसका कारण ये नहीं था कि उन्हें अचानक दक्षिण एशिया में शांति से बहुत प्रेम हो गया था। जाहिर है
कि इस क्षेत्रीय युद्ध की आड़ में चीन इस इलाके में अपना दबदबा बनाए या फिर ये युद्ध किसी बड़े वैश्विक संघर्ष में बदल जाए। जो कि बहुत मुमकिन था उस वक्त। बिल्कुल। सोवियत संघ के प्रधानमंत्री अलेक्सी कोसिगिन ने इसी दबाव के चलते भारत और पाकिस्तान के नेताओं को शांति वार्ता के लिए ताशकंद बुलाया। ताशकंद समझौता भारत के लिए सिर्फ एक छोटा सा कागज का टुकड़ा नहीं था, एक बहुत बड़ा कूटनीतिक परीक्षण था। हाँ, और बहुत मुश्किल भी। शास्त्री जी पर सोवियत संघ का भारी दबाव था कि वे उन जीती हुई जमीनों, विशेषकर हाजीपीर पास को वापस कर दें, जो भारतीय सेना ने सच में अपने खून से जीती थी। और इन्हीं तमाम भारी दबावों, कमजोर अर्थव्यवस्था और अपनी ही पार्टी के भीतर की राजनीति के बीच 10 जनवरी 1966 को इस समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं। कहा जाता है कि इस पर दस्तखत करने के बाद शास्त्री जी बहुत तनाव में थे, लेकिन रात होते होते ये तनाव एक ऐसी भयानक त्राजेडी में बदल गया जिसने पूरे देश को शून्य कर दिया। सच में। यहाँ से बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। उस रात की टाइमलाइन पे गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधिकारिक कहानी और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों में भारी अंतर है। जी, अगर हम उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों और रिपोर्ट्स की बात करें तो 10 जनवरी की रात शांति समझौते के जश्न के बाद शास्त्री जी अपने विला में वापस लौटते हैं। रात के भोजन में उन्होंने बहुत हल्का खाना खाया था, जो उनके निजी रसोइये रामनाथ ने नहीं बल्कि एक अन्य रसोइये जान मोहम्मद ने बनाया था। अच्छा। दस्तावेज बताते हैं कि रात करीब 11:30 बजे उन्होंने सोने से पहले एक गिलास दूध या पानी पिया, जो उन्हें एक थर्मस से दिया गया था। इसके बाद उनके कर्मचारी अपने कमरों में चले गए। और फिर रात करीब 1:20 से 1:25 के बीच चीजें अचानक बिगड़ जाती हैं। हाँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक शास्त्री जी को बहुत तेज बेचैनी महसूस होने लगी। वे खांसते हुए अपने कमरे से बाहर आए। उन्हें सांस लेने में भारी तकलीफ हो रही थी और वे अपनी सीने को पकड़कर अपनी छाती की तरफ इशारा कर रहे थे। कुछ चश्मदीदों और उनके निजी स्टाफ के बयानों में यह भी दर्ज है कि उन्होंने उल्टी की थी और उस उल्टी में कथित तौर पर खून के अंश भी थे। बाप रे। तुरंत मेडिकल टीम बुलाई गई। उनके निजी चिकित्सक डॉक्टर आर.एन. चुग वहां पहुंचे और कुछ ही देर में सोवियत डॉक्टर भी आ गए। लेकिन डॉक्टर चुग के वहां पहुंचने और सोवियत डॉक्टरों के आने के महज कुछ मिनटों के भीतर ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। और मौत का आधिकारिक कारण बताया गया गंभीर दिल का दौरा। जी देखिए, यहीं पर आधिकारिक कहानी और सामान्य तर्क के बीच एक बहुत बड़ा टकराव पैदा होता है। सरकार और मेडिकल टीम ने बहुत सीधा सा तर्क दिया कि शास्त्री जी एक हाई रिस्क कार्डियक मरीज थे। हाँ, क्योंकि उन्हें 1959 और 1964 में पहले भी दिल का दौरा पड़ चुका था। बिल्कुल। इसलिए कहा गया कि एक बेहद तनावपूर्ण दिन के बाद उनकी हृदय गति रुक जाना कोई रहस्य की बात नहीं है। ये सुनने में तार्किक लगता है, लेकिन मुझे यहाँ एक बड़ी आपत्ति है। मैं इस आधिकारिक थ्योरी पर एक सवाल उठाना चाहूंगा। जी बिल्कुल। किन तथ्यों पर आपको आपत्ति है? अरे, हम 1966 की बात कर रहे हैं। सोवियत संघ उस समय दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक था। स्रोत साफ तौर पर बताते हैं कि जिस विला में शास्त्री जी ठहरे हुए थे, उनके शयन कक्ष में ना तो कोई फोन था और ना ही कोई इमरजेंसी बजार या घंटी। ये तो मतलब जब उन्हें तकलीफ हुई तो उन्हें खुद उठकर दरवाजे तक जाना पड़ा। ये कैसे संभव है? एक देश के प्रधानमंत्री को जो पहले से ही हृदय रोगी हैं, आप एक अनजान विदेशी जमीन पर ठहराते हैं और उनके कमरे में आपातकालीन संचार का कोई बुनियादी साधन तक नहीं देते। ये ऐसा है जैसे आज के समय में किसी बड़े देश के नेता को बिना किसी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के किसी अनजान जगह पर छोड़ दिया जाए। ये कूटनीतिक प्रोटोकॉल की कोई छोटी मोटी चूक नहीं है। ये एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा करता है। जी। कूटनीतिक सुरक्षा के लिहाज से ये एक अक्षम्य भूल थी। जिस नेता पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हों, उसके कमरे से संचार व्यवस्था का पूरी तरह गायब होना अपने आप में शक पैदा करता है। और देखिए, शक सिर्फ संचार व्यवस्था तक सीमित नहीं था। हाँ। जब उनका शव भारत वापस लाया गया तो तस्वीरें और वहां मौजूद लोगों के बयान एक पूरी तरह अलग कहानी बयां कर रहे थे। बिल्कुल। उनके परिवार, विशेषकर उनकी पत्नी ललिता शास्त्री जी ने सार्वजनिक रूप से इस बात पर जोर दिया कि शव को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये एक सामान्य दिल के दौरे से हुई मौत है। शरीर पर गहरे नीले धब्बे थे। कुछ जगह ये भी उल्लेख मिलता है कि उनके पेट और गर्दन के पास कुछ कट के निशान थे जिनसे खून रिस रहा था। परिवार ने बहुत स्पष्ट रूप से जहर दिए जाने की आशंका जताई थी। अब अगर हम इसे चिकित्सीय नजरिए से समझने की कोशिश करें तो ये सामान्य दिल के दौरे और जहर के असर के बीच का बुनियादी फर्क है ना? हाँ, देखिए,
चिकित्सा विज्ञान के अनुसार जब किसी को सामान्य दिल का दौरा पड़ता है तो शरीर पर तुरंत गहरे नीले या काले धब्बे नहीं उभरते। सही बात है। दिल का दौरा हृदय की मांसपेशियों में रक्त संचार रुकने से होता है, लेकिन शरीर का पूरी तरह से नीला पड़ जाना, जिसे हम मेडिकल भाषा में साइनोसिस कहते हैं, अक्सर तब होता है जब शरीर में ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाए या किसी रसायन यानी जहर का प्रभाव हो। हालांकि कुछ आधिकारिक रक्षात्मक तर्कों में ये कहा गया कि शव को सुरक्षित रखने के लिए जो रासायनिक लेपन, जिसे एम्बामिंग कहते हैं, किया गया था, उसकी वजह से रंग बदल गया होगा। लेकिन कट के निशान? वही तो, कट के निशान और परिवार की चिंताओं ने शक को बहुत गहरा कर दिया था। और यहीं पर सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल खड़ा होता है। किसी भी संदिग्ध मौत में, खासकर जब परिवार खुलकर जहर का आरोप लगा रहा हो और शरीर पर विसंगतियां मौजूद हों, तो सबसे पहला काम क्या होता है? पोस्टमार्टम। बिल्कुल बुनियादी प्रक्रिया है। लेकिन इतिहास के दस्तावेज चीख कर बताते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी का कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, न तो ताशकंद में और न ही भारत में शव के वापस आने के बाद। ऐसा क्यों? यही वो बिंदु है जहां एक सामान्य नागरिक का व्यवस्था से भरोसा टूटता है। एक देश का पदस्थ प्रधानमंत्री विदेशी जमीन पर मृत पाया जाता है और कोई मेडिकल चीरफाड़ नहीं की जाती। ये तो बहुत अजीब है। उस दौर की सरकार ने ये तर्क दिया कि चूंकि मौत का कारण स्पष्ट रूप से दिल का दौरा था, इसलिए पोस्टमार्टम की कोई आवश्यकता नहीं थी। सोवियत और भारतीय डॉक्टरों ने संयुक्त रिपोर्ट पर बिना किसी सवाल के हस्ताक्षर किए थे। कूटनीति किसी देश के नेता की मौत की सच्चाई से बड़ी हो सकती है। ये तर्क दिया जाता है कि पोस्टमार्टम की मांग करने का मतलब होता सोवियत डॉक्टरों पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर अविश्वास जताना, जिससे भारत और सोवियत संघ की दोस्ती खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन ये तर्क हजम नहीं होता। और सिर्फ पोस्टमार्टम ही नहीं, कहानी में और भी कई अहम सुराग थे जो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए, जैसे कि वो थर्मस। अरे हाँ, थर्मस। दस्तावेज बताते हैं कि जिस थर्मस से उन्हें रात में पानी या दूध दिया गया था, वो घटना के बाद रहस्यमयी तरीके से एकदम गायब हो गया। अजीब है। अगर किसी व्यक्ति को जहर दिए जाने का शक है तो वो थर्मस सबसे अहम सबूत होना चाहिए था। बिल्कुल, फॉरेंसिक जांच के लिए। हाँ, क्योंकि उसमें उस तरल पदार्थ के अवशेष मौजूद होते। उसका कभी कोई दस्तावेजी रिकॉर्ड नहीं मिला और न ही उसकी कोई फॉरेंसिक जांच हुई। सबूतों का ये अभाव और दस्तावेजों का गायब होना एक ऐसा खालीपन पैदा करता है जहां शक और गहरा होता है। और ये शक तब और बढ़ जाता है जब हम इस घटना से जुड़े अन्य लोगों के साथ हुई घटनाओं को देखते हैं, जैसे डॉक्टर आरएन चुग, जो शास्त्री जी के निजी डॉक्टर थे और उस रात ताशकंद में उनके साथ मौजूद थे। 1977 में उनके साथ एक बहुत ही भयानक घटना हुई। हाँ, ये एक बहुत ही डरावना पहलू है। जब राजनारायण समिति इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और डॉक्टर चुग को गवाही देने के लिए बुलाया गया था जी, तब गवाही देने जाने से ठीक पहले एक संदिग्ध सड़क दुर्घटना में उनकी और उनके परिवार की मौत हो गई। बाप रे। कई विश्लेषक और इतिहासकार इसे सिर्फ एक संयोग मानने से पूरी तरह इनकार करते हैं। उनका सवाल है कि क्या जो लोग उस रात की सच्चाई जानते थे, उन्हें हमेशा के लिए खामोश किया जा रहा था? और देखिए, ये खामोशी सिर्फ व्यक्तियों तक सीमित नहीं रही। हमारी शासन व्यवस्था ने भी इस मामले में हमेशा एक रहस्यमयी चुप्पी साधे रखी है। बिल्कुल। दशकों बाद जब लोगों ने आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के तहत उन फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग की, तो सरकारों ने क्या कहा? उन्होंने मना कर दिया। हाँ, उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है और विदेशी संबंध बिगड़ सकते हैं। जब व्यवस्था खुद दस्तावेजों पर ताला लगा दे, बुनियादी मेडिकल जांच करने से इनकार कर दे और सच्चाई को सामने आने से रोके, तो स्वाभाविक रूप से सुइयां उन ताकतों की तरफ घूमने लगती हैं जो उस समय वैश्विक और घरेलू स्तर पर सक्रिय थीं। बिल्कुल सही। सबूतों की गैर मौजूदगी ही अंतर्राष्ट्रीय साजिशों और षड्यंत्र के सिद्धांतों को जन्म देती है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं, स्रोतों में मौजूद उन सिद्धांतों का विश्लेषण करते हैं। लेकिन इस चर्चा में ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ किसी भी विदेशी खुफिया एजेंसी या घरेलू राजनीतिक समूह पर लगे आरोपों का न तो समर्थन कर रहे हैं जी, और न ही उन्हें सच मान रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ उन दावों को रिपोर्ट करना है जो इन ऐतिहासिक दस्तावेजों में बताए गए हैं। ये तटस्थता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों की बात करते हैं। उस समय दुनिया में शीत युद्ध चल रहा था और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA
का नाम इस मामले में बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। हाँ, स्रोतों में रॉबर्ट क्रॉली का काफी जिक्र है। ये व्यक्ति CIA का एक पूर्व अधिकारी था। एक किताब है जो ग्रेगरी डगलस ने लिखी है, उसमें क्रॉली के साथ हुई कथित बातचीत का दावा किया गया है। इस किताब के अनुसार CIA भारत के तेजी से आगे बढ़ते परमाणु कार्यक्रम से बुरी तरह घबराई हुई थी। चीन ने 1964 में अपना परमाणु परीक्षण कर लिया था और भारत के महान वैज्ञानिक होमी भाभा स्वतंत्र रूप से भारत के परमाणु परीक्षण की वकालत कर रहे थे और लाल बहादुर शास्त्री जी इस दिशा में उनका समर्थन कर रहे थे। और दावा ये किया जाता है कि अमेरिका को डर था कि अगर भारत एक स्वतंत्र परमाणु शक्ति बन गया तो दक्षिण एशिया में उनका दबदबा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। उन कथित बातचीत के आधार पर ये थियोरी सामने आई कि शास्त्री जी को रास्ते से हटाने में CIA का हाथ हो सकता है। और ये दावा इसलिए भी ध्यान खींचता है क्योंकि शास्त्री जी की मौत के महज 14 दिन बाद, हाँ, 24 जनवरी 1966 को होमी भाभा की भी एक विमान दुर्घटना में रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। ये तो एक बहुत ही अजीब संयोग लगता है। देश के प्रधानमंत्री और देश के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक की महज 2 हफ्ते के भीतर रहस्यमयी मौत। सोचने वाली बात है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ स्रोत शक की सुई KGB यानी सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी की तरफ भी मोड़ते हैं, क्योंकि घटना उनकी जमीन पर हुई थी, विला की सुरक्षा उनके हाथों में थी और पहली मेडिकल रिपोर्ट उनके ही डॉक्टरों ने तैयार की थी। लेकिन मैं यहां थोड़ा पुशबैक करना चाहूंगा। किस आधार पर? देखिए, अगर हम थोड़ा सा तर्क का इस्तेमाल करें तो सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी ऐसा क्यों करेगी? अगर वे शास्त्री जी को मारना ही चाहते थे तो क्या वे ऐसा अपने ही देश में अपनी ही सुरक्षा व्यवस्था के बीच करते? ये पॉइंट तो है। इससे तो पूरी दुनिया में सोवियत संघ की सुरक्षा और साख पर सीधे सवाल खड़े होते। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था। वे किसी को अपने आप बुलाकर क्यों मारेंगे जब वे ऐसा कहीं और आसानी से कर सकते थे? आपका तर्क बहुत मजबूत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश के मेहमान को उसी देश में मारना एक भारी कूटनीतिक भूल होती और इसीलिए जांच और विश्लेषण की सुई अक्सर विदेशी एजेंसियों से हटकर घरेलू राजनीति की तरफ मुड़ जाती है। जी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, अपराध शास्त्र में एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है, कोई बोनो, यानी किसका फायदा हुआ। किसी घटना के बाद सत्ता या संपत्ति का लाभ किसे मिला? सवाल बहुत बहुत अहम हो जाता है। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर सत्ता का समीकरण पूरी तरह से बदल गया। बिल्कुल। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री चुना गया। इससे भारतीय राजनीति, आर्थिक नीतियों और विदेश नीति में एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि निर्णायक बदलाव आया। हाँ, क्योंकि शास्त्री जी की नीतियां बहुत जमीनी थीं। उनका जोर कृषि, किसानों और आत्मनिर्भरता पर था। लेकिन उनके बाद की राजनीति बहुत अधिक केंद्रीकृत हो गई। सत्ता एक समूह के हाथों में सिमट गई। जो सिंडिकेट ये सोचकर नए नेतृत्व को लाया था कि वे उन्हें अपने हिसाब से चलाएंगे, वे खुद किनारे कर दिए गए। इसलिए कई विश्लेषक मानते हैं कि शास्त्री जी की मृत्यु ने भारत के राजनीतिक इतिहास की पूरी दिशा ही बदल दी। तो मतलब ये पूरा परिदृश्य मुझे एक लॉक्ड रूम मिस्ट्री की तरह लगता है। दिलचस्प है। यानी विला का कमरा बंद है, लेकिन कमरे के बाहर खड़े बहुत से लोगों के पास उस हत्या का एक स्पष्ट मकसद हो सकता था, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हों जिन्हें परमाणु कार्यक्रम से खतरा था, या आंतरिक राजनीति के लोग। मोटिव सबके पास था। हाँ, मकसद सबके पास था, लेकिन ताला खोलने वाली चाबी कभी नहीं मिली, या यूं कहें कि व्यवस्था ने जानबूझकर उस चाबी को कभी खोजने का प्रयास ही नहीं किया। और यही इस पूरे रहस्य का सबसे त्रासद और निराशाजनक हिस्सा है। जब एक देश की सरकार खुद एक पुख्ता और पारदर्शी जांच करने से पीछे हट जाती है, तो इतिहास को हमेशा सिर्फ अनुमानों और थ्योरीज के सहारे ही जीना पड़ता है। बिल्कुल। राजनीति के खेल में सत्ता हमेशा नए दोस्त और नए दुश्मन दोनों बनाती है, और सच्चाई अक्सर इन दोनों के बीच कहीं खो जाती है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही अहम सवाल ये उठता है कि आधी सदी पहले विदेशी जमीन पर क्या हुआ, उसकी चर्चा हम आज क्यों कर रहे हैं? इसका हमारे आज के जीवन से क्या संबंध है? इसका सीधा संबंध लोकतंत्र की बुनियाद से है। ये चर्चा सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना के बारे में नहीं है, ये एक नागरिक के सच जानने के अधिकार के बारे में है। एक लोकतांत्रिक देश में जवाबदेही सबसे बड़ी चीज होती है। बिल्कुल सही कहा। लाल बहादुर शास्त्री जी वो इंसान थे
जिन्होंने देश के लिए खुद भूखे रहकर लोगों से एक वक्त का खाना छोड़ने की अपील की थी और लोगों ने उनकी बात मानी भी थी। हाँ, इतना सम्मान था उनका। ऐसे ईमानदार और जमीन से जुड़े नेता के जीवन का अंत कैसे हुआ, ये जानने का हक इस देश के हर नागरिक को हमेशा रहेगा। जब कोई व्यवस्था सच को फाइलों में दफन कर देती है और आरटीआई के बावजूद चीजों को राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम देकर छुपाती है, तो वो अनजाने में ही अविश्वास की एक बहुत बहुत गहरी खाई खोद देती है। सही कहा। कॉन्स्पिरेसी थियोरीज या षड्यंत्र के सिद्धांत हवा में नहीं पनपते। वे तब जन्म लेते हैं जब जब आधिकारिक कहानी में झोल होते हैं और सरकार उन झोलों को ढकने की कोशिश करती है। और ये बात हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले विचार तक ले जाती है। कोई भी इस बात पर सोचने के लिए विवश हो सकता है कि अगर 1960 के दशक के किसी प्रधानमंत्री से जुड़ी फाइलें आज के इस आधुनिक डिजिटल युग में भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इतनी संवेदनशील मानी जाती हैं, तो ये आधुनिक शासन व्यवस्थाओं और कूटनीति के असली स्वरूप के बारे में क्या कहता है? क्या किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में पूर्ण पारदर्शिता जैसी कोई चीज वास्तव में अस्तित्व में हो सकती है? ये एक ऐसा विचार है जो सत्ता और नागरिक के बीच के उस बुनियादी रिश्ते पर सवाल खड़ा करता है जो विश्वास पर टिका होना चाहिए। बिल्कुल। शायद राजनीति और कूटनीति की दुनिया में पूर्ण सच्चाई जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। खैर, इन विचारों के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पहेली के जो तथ्य, सबूत और अनसुलझे सवाल आज सामने आए हैं, उन पर गहराई से विचार करें। क्योंकि इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, ये उन सवालों की निरंतर गूंज है जिनके जवाब आज भी सत्ता के बंद कमरों में कहीं कैद हैं।